तो ये देखिए, अब हम इसके जल्दी से, ठीक है, आप व्हाट्सएप निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं शेयर भी कर रहा हूँ, देखिए। और ठीक है, शेयर हो रहा है ना ये फाइल, देखिए। फर्स्ट एंट्री है 3 दिसंबर, देखो, कैश डेबिट 132, राइट। कैसे आया 132? जो शेयर्स इशू हो रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में 6000 मल्टीप्लाई बाई 22, तो ये आपके पास कैश इतना आया। और कैपिटल स्टॉक, यहाँ लिखेंगे कैपिटल स्टॉक, ठीक है, कैपिटल नहीं लिखेंगे, कैपिटल स्टॉक विल बी क्रेडिटेड बाई, ये क्यों, आपको पता है कि जब कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा होगा या रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया 6000 × 10 पार वैल्यू से इसको, तो 60,000, और डिफरेंस जो बचा 22 और 10 का डिफरेंस है 12, ये 6000 × 12, ये क्रेडिट किसमें किया? एडिशनल पेड इन कैपिटल है, इसी ये भी कैपिटल स्टॉक का पार्ट हो गया, लेकिन ये सेपरेटली शो किया एडिशनल पेड इन कैपिटल। और नरेशन शॉर्ट सी दे दी, टू रिकॉर्ड इश्यूएंस ऑफ 6000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 22, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए, देखें, सेकंड है परफॉर्म कंसल्टिंग सर्विसेज है, देखो 6 दिसंबर, ये देखो लिखा सेकंड और 6 दिसंबर, परफॉर्म कंसल्टिंग सर्विसेज and build clients for 20 build client for 55,000. Entire amount will be collected in on December 19, ठीक है, on December 19, right, 2020 है, ये वन नहीं है, नहीं है, बल्कि 20 है, इसको करेक्ट कर लेना 20, ठीक है। लेकिन आज कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका क्रेडिट पे सर्विस रेंडर की है, ठीक है, क्रेडिट पे सर्विस रेंडर हुई है, देखिए। परफॉर्म कंसल्टिंग सर्विसेज and build client 55,000 and entire amount will be collected on December, आज है आपका December 26, इसके मीन्स कि आपने सर्विस तो रेंडर कर दी लेकिन पैसा नहीं आ रहा। जब भी कस्टमर को दोगे, आप सर्विस दोगे, पैसा फ्यूचर में आएगा, या सेल हम करेंगे फ्यूचर में आएगा, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है इंस्टेड ऑफ कैश, राइट, एज यू नो वेल। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया 55,000 से, और कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है, देखो उसके आपके जो लेजर खुला हुआ है उसमें कंसल्टिंग है, कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न के अकाउंट से है रेवेन्यू जो अकाउंट है, कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न, इसको क्रेडिट कर दिया 55,000 से। और यहाँ नरेशन दे दी, टू रिकॉर्ड कंसल्टिंग सर्विसेज परफॉर्म ऑन क्रेडिट, ठीक है, ऑन क्रेडिट है तो इसलिए लिखा शॉर्ट सी एक सेंटेंस, appropriate, right, record, to record consulting services perform on credit, right, ये आपको आपके पास आ गया, ठीक है, कंसल्टिंग सर्विस ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पे चले, तो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट, December 9 कंपनी रिसीव, December 9 कंपनी रिसीव 130 कैश इन एडवांस, एज एन एडवांस, कस्टमर से देखो एडवांस में पैसा मिला, फॉर कंसल्टिंग सर्विस विच इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन दिसंबर, December 25 को सर्विस प्रोवाइड करनी है, लेकिन कस्टमर ने आपको 9 दिसंबर को एडवांस में दे दिया। इसका मतलब ये अभी इस वक्त ये हमारा रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, हमने सर्विस तो रेंडर नहीं की, टाइटलमेंट नहीं है, लेकिन कैश हमें मिल गया। तो फिर हमने एंट्री क्या करनी है इसके अंदर, बोले। सर डेबिट में ही कर देंगे। डेबिट क्या होगा? इसकी जो रकम होगी 130 जो है। 130 से इसको आपने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट
सर क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट पे तो वही होगा क्योंकि अभी तक सर्विस हमने नहीं दी होगी उनको तो। हाँ, तो किसको क्रेडिट, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? अमाउंट तो सेम आएगा, लेकिन उसका लेजर को देखते हुए, जो लेजर अकाउंट खुले हुए हैं, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा भाई, जल्दी बताओ। सर जो अमाउंट रिसीवर पे आएगी वो होगी डेबिट। अमाउंट तो क्रेडिट, और क्रेडिट टाइटल क्या होगा, अकाउंटिंग का टाइटल? जैसे अकाउंट रिसीवेबल है ना, तो क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे? अमाउंट तो सेम होगा, टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा? हाँ, सर रिसीव कैश इन एडवांस आएगा ना डेबिट के लिए। कैश तो आ गया ना, वो तो कैश आ गया तो कैश ही डेबिट करोगे ना। क्रेडिट क्या होगा? है? आमिर सबा, आप बताइए। आमिर सबा। मोहम्मद अहमद, मिस्टर मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अफान, आप बताएं। शाबाश। सर अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू। हाँ, हाँ ठीक है। अच्छा, इसकी सर मेरा रीजन क्या है, बताओ। नेट तो नहीं आया, आपने सही कहा। दोबारा रिपीट करते हैं, क्या कह रहे थे? जरा समझाओ स्टूडेंट को कि इस अकाउंट को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, कंसल्टिंग रेवेन्यू को क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए। समझाएं स्टूडेंट को जल्दी से। सर सवाल रिपीट करिएगा, एक मिनट, आवाज कट रही है आपकी बहुत मेरे पास। भाई आपने कहा कि कंसल्टिंग रेवेन्यू, अनअर्न कंसल्टिंग रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल सही कहा। तो रीजन क्या है, ये मैंने कहा रीजन, हमने कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न को क्यों नहीं क्रेडिट किया? सर इसलिए कि क्योंकि ये क्रेडिट पे है। क्योंकि अभी सर्विस तो रेंडर की नहीं है, कस्टमर पे तो पैसा आ गया, कैश में डेबिट कर दिया, लेकिन वो लाइबिलिटी है अभी हमारी, ठीक है। इसके रिलेटेड लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी गिवन है अनअर्न कंसल्टिंग। ये शो कर रहा है कि अभी फ्यूचर में जब ये अकाउंट शो कर रहा है कि अभी लाइबिलिटी है, ये फ्यूचर में ये कंसल्टिंग रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा आफ्टर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, आफ्टर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको क्रेडिट किया। और चीज को समझो भी, टू रिकॉर्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। फिर ये एक हमने नरेशन दे दिया, ठीक है। टू रिकॉर्ड receive, to record cash, received cash in advance from a customer, ठीक है, from a customer before rendering a service है, before rendering a services। इस वजह से इसको देखो, ये एक सेंटेंस में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये इसलिए इसको हमने इसमें क्रेडिट किया, राइट। तो ये चले आगे चले, अब आगे नेक्स्ट पे जल्दी आ जाइए। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? 14। उसके बाद है फोर्थ एंट्री है, कलेक्टेड 25,000 कैश फ्रॉम अ क्लाइंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड। देखो 6 जून को जो सर्विस प्रोवाइड किया था, ठीक है, 6 जून को हमने जो सर्विस प्रोवाइड की थी, वो उसका पैसा आ गया, ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं आया, ठीक है। देखो देखिए, कह रहा है कि देखिए इस सेंटेंस में 14 दिसंबर को कलेक्टेड 25,000 के फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड ऑन December 26। तो 26 को जो हमने सर्विस प्रोवाइड की है वो 55,000 की, लेकिन कलेक्ट अभी हुआ है पार्शली, ठीक है, ओनली 25। तो हम 25 भी डेबिट करेंगे ना, 25 तो हमारा डेबिट हो गया, ठीक है, कम 25,000 डेबिट। बट आपका जो रिसीवेबल का अमाउंट है वो था टोटल 55, लेकिन अब क्रेडिट होगा सिर्फ 25 से, जितना पैसा आया, ठीक है। तो इसलिए वजह से ये एंट्री हो गई आपकी, राइट। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर 100% आ जाता तो सारे क्रेडिट कर देते अकाउंट रिसीवेबल को। देखो
कह रहा है 6 दिसंबर सर को ये जब सर्विस, 4 वाला ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा समझाने के 4 वाला। देखिए फोर्थ में देखें ट्रांजेक्शन है, कलेक्टेड 25,000 कैश फ्रॉम क्लाइंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन 26, सॉरी ऑन 6 दिसंबर। तो 26 दिसंबर की देखो सर्विस आपके सामने जो हमने प्रोवाइड किया था वो 55,000, अब उसमें से पैसा मिला 25,000 है, तो 25,000 को डेबिट कर दिया, और अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा है वो 55,000 से कम नहीं हुआ, क्रेडिट किससे किया, 25,000 से, है जितना पैसा मिला 25,000 से, रिमेनिंग वो फ्यूचर में देगा। इसीलिए देखो नरेशन भी दिया, टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर पार्शली फॉर सर्विसेज परफॉर्म ऑन दिसंबर 6। अब क्लियर हो गई बात? जी जी सर क्लियर है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट। अच्छा देखिए, एटीन दिसंबर क्या है, अच्छा ये जो है नहीं 14 दिसंबर है? नहीं, थर्ड हमने किया ना, फोर्थ है, फोर्थ हो गया। अच्छा 5 दिसंबर 18 है, दिसंबर 18 देखिए, बोरोड 1,25,000 रुपीज फ्रॉम हबीब बैंक लिमिटेड बाय इशूइंग ए नोट्स पेबल, वेरी इजी है, बोरो किया है 1,25,000 और नोट्स पेबल इशू कर दिया कंपनी ने, प्रोमिसरी नोट है कि वी विल पे दिस अमाउंट इन सच एंड सच डेट, नोट्स रिसीवेबल का ये मतलब होता है, ठीक है, तो ये लायबिलिटी है नोट्स पेबल की, ठीक है। तो आपने क्या एंट्री हुई फिर, मिस्टर रिजवान नूरुद्दीन, आप बताइए। सर इसमें जो डेबिट होगा वो उसकी अमाउंट होगी जो उसने बैंक से ली है पहले, कितना अमाउंट होगी, 1,25,000। 1,25,000, ठीक है, और क्रेडिट भी होगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, सर क्रेडिट भी सेम होगा क्योंकि उसका नोट पेबल उन्होंने बना के दे दिया है कि इन्होंने हमसे रकम ली है। भाई नोट्स पेबल, ठीक है, जो कंपनी ने इशू किया है प्रॉमिसरी नोट कहलाता है ये, ठीक है, नोट्स पेबल यानी कि ये समझो कि नोट्स पेबल क्या होता है कि इन राइटिंग दिया है, नोट्स कंपनी अगर इन कह रही है कि इशू किया नोट्स पेबल, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने इन राइटिंग प्रॉमिस किया है कि वी विल पे दिस सच एंड सच डेट, एक स्टैम्प पेपर पे दिया, ठीक है, इसका मतलब अगर कल को वो नोट्स पेबल पे नहीं करेगा तो वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, ठीक है, तो उसने अपने हाथ से लिख के दिया, तो यहाँ लिखा देखो, टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम बैंक एंड इशूड नोट्स पेबल, ठीक है, तो इशूड नोट्स पेबल, ठीक है, ये इसमें इस तरीके से, ठीक है, आपने, अच्छा नेक्स्ट पे आइए, कम टू द नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है दिसंबर 15 नहीं है, ये 18 है, ठीक है, इसको 18 कर लेना, दिसंबर 18 है, राइट। 15 तो बाद में फिर रिड्यूस तो नहीं हो जाएगी ना, 18 डेट है, और इसमें देखिए डिक्लेयर्ड है डिविडेंड ऑफ ₹25,000 है, यहाँ पर ₹25 आपको जो सेंड किया उसमें नहीं लिखा हुआ है, उसको भी करेक्ट कर ले, ठीक है, रुपीज डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड और ₹25,000 एंड टू बी पेड इन जनवरी है, देखो 25,000 का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया, ठीक है, लेकिन वो पे करेंगे फ्यूचर में, राइट, तो डिविडेंड तो डेबिट हो गया आपका, कितने अमाउंट से, ठीक है, आपका डेबिट हो गया डिविडेंड 25,000 से, ठीक है, डिविडेंड 25,000 से डेबिट हो गया, राइट, और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई डिविडेंड पेबल है, अगर 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 कैश पे कर रहे होते इसी टाइम तो यहाँ पर कैश क्रेडिट होता, ठीक है, कैश रिड्यूस हो रहा है, लेकिन कैश नहीं पे कर रहे, कंपनी जब डिविडेंड पे कर रही है और डिक्लेयर किया, कंपनी ने डिक्लेयर किया और पे नहीं किया, फ्यूचर में पे कर रही है, इसलिए डिविडेंड पेबल लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, ठीक है, ये चला जाएगा रिटेन अर्निंग्स में, लेकिन
लायबिलिटी क्रिएट हुई, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा जब तक पे नहीं होगा। तो रिकॉर्ड डिविडेंड डिक्लेयर एंड टू बी पेड ऑन जनवरी 2020 टू बी पेड इन जनवरी 2020। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नरेशन दे दिया इसकी। ठीक है, आगे चले। अच्छा, नेक्स्ट है, देखो सैलरी क्या है, कंपनी पे रिकॉर्डेड एंड पेड सैलरी, सैलरी को पे भी कर दिया है, रिकॉर्ड भी किया और पे भी कर दिया। तो सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी कैश क्रेडिट है, पे भी कर दिया ना, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। तो ये देखो सर्विस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट पे आइए। सर ये एक बार रिपीट कर दें, ये 19 दिसंबर वाला। अच्छा, रिपीट कर देते हैं, देखिए कंपनी recorded and paid salaries of 120,000 1,20,000 on first 2 weeks है, 2 weeks की सैलरी पे किया जिसका अमाउंट था 1,25,000 का। तो सैलरी पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, कौन सा, सैलरी। तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट। और कैश एसिड कम हो रहा है, एसिड पे कर रहे हैं हम कैश, तो कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, कैश रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट होगा। एसिड, कोई भी एसिड रिड्यूस होगा, रूल बताया हुआ आपको, तो क्रेडिट हो गया। और सैलरी, अगर सैलरी पे नहीं कर रहे होते तो हम यहाँ पर क्रेडिट किसको करते हैं, अगर सैलरी पे नहीं कर रहे होते तो क्रेडिट क्या होता, बताओ। सैलरी पेबल, सैलरी कैश पेबल, कैश को क्रेडिट करते थे। लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना, फिर वो क्रेडिट हो जाती। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आइए। सर इसकी नरेशन नहीं है यहाँ पे। नरेशन नहीं दिया, अच्छा ठीक है, बिल्कुल दे रहे थे नरेशन। हाँ बताओ भाई, आपने बताया नरेशन नहीं दिया, तो क्या नरेशन देंगे, बोले आप, शाबाश। हाँ, टू रिकॉर्ड सैलरीज पेड इन कैश, रिकॉर्ड सैलरीज पेड इन कैश। रिकॉर्ड यहाँ पे सर, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर 2 weeks। ठीक है, सेंटेंस में दिया हुआ है। ठीक है, रिकॉर्डेड एंड पेड सैलरीज है, तो रिकॉर्ड सैलरीज पेड पेड फॉर फर्स्ट 2 weeks। फॉर 2 weeks, फॉर फर्स्ट, ये भी दे दो भैया, फर्स्ट 2 weeks, 2 ये भी weeks। दे दो ताकि बिल्कुल देखने वाले को पता है कि अभी सैलरी फिर आएगी। ठीक है, 2 weeks की सैलरी पे कर दी। ठीक है, ये पे। नेक्स्ट पे आइए 9th के ऊपर, देखिए 8th पे क्या है, दिस कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विस फॉर विच एडवांस कैश वाज रिसीव्ड ऑन दिसंबर। देखो कंपनी ने अब सर्विस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, जिसका कैश कंपनी को मिला था 9 दिसंबर को, जो पैसा मिला था ना, है, वो सर्विस प्रोवाइड कर दिया। तो क्या एंट्री होगी अब, सर 9 अनअर्न्ड दिसंबर कंसल्टिंग रेवेन्यू डेबिट होगा। डेबिट क्या होगा, अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू। अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू। देखो ये लायबिलिटी, पैसा जो है, जो मिला था, अब कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो रेवेन्यू, ये लायबिलिटी थी, वो उसमें कन्वर्ट हो गई आपकी, राइट, कंसल्टिंग रेवेन्यू में। इस वक्त देखो इस वक्त पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपने अब सर्विस दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखो अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस हो गई ना, है, डेबिट हो गई, और आपने जो है सर्विस, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न। कंसल्टिंग रेवेन्यू, समझ गए ना, कंसल्टिंग रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। और फिर नरेशन दे दी छोटी सी, टू रिकॉर्ड कंपनी, परफॉर्म कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर विच कैश वाज रिसीव्ड इन एडवांस ऑन दिसंबर। देखो सब इस सेंटेंस में सब चीजें क्लियर हो गई। फॉर कंसल्टिंग services for which cash was received in advance on December 9। ठीक है, सब इस चीज के अंदर
देखने वाले को फौरन पता लग गया, ठीक है, एक लेमैन को भी कि भाई हाँ ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी हो गया, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका रिकॉर्डेड इलेक्ट्रिक बिल, पेमेंट इज ड्यू ऑन जनवरी है, जनवरी 12 को पेमेंट ड्यू है। मैंने उसमें आपको जो भेजा था उसमें फरवरी लिखा हुआ था, लेकिन जनवरी लिख दो, ठीक है। कि मैं आपको आज इसका हैंडआउट भी सेंड कर दूंगा। तो देखो यूटिलिटीज, अब जो क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल है, और इलेक्ट्रिक बिल किस में जाना चाहिए, यूटिलिटी चार्जेस में, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक चार्जेस में नहीं लेंगे, यूटिलिटी चार्जेस, क्योंकि इसका अकाउंट ओपन है यूटिलिटी, ठीक है। तो इसलिए यूटिलिटी में इसको हमने डेबिट किया और यूटिलिटीज पेबल क्रेडिट कर दिए, ठीक है। यूटिलिटीज क्रेडिट क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो रिकॉर्ड, और यहाँ नरेशन में दे दोगे टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक बिल एंड इट इज टू बी पेड ऑन जनवरी 12। इस तरह ये आपका सारी जनरल एंट्री हमने क्वेश्चन और आपको करा दिया, ठीक है, ठीक है, सही है। इसको क्या मैं सर ये सेंड जो यूटिलिटीज चार्जेस लिखा है इसकी जगह यूटिलिटी एक्सपेंस भी लिख सकते हैं? क्या कह रहे हो? यूटिलिटी एक्सपेंस लिख सकते हैं यूटिलिटीज चार्जेस की अगर जगह लिखे तो? भाई इसमें इसलिए कि देखो इलेक्ट्रिक बिल के लिए कोई और अप्रोप्रिएट अकाउंट नजर नहीं आ रहा है ना। देखो क्वेश्चन में देखो है, हम इलेक्ट्रिक बिल अगर ये सब नहीं दिया होता लेजर अकाउंट्स, तो हम उसका मुनासिब तो यूटिलिटी चार्जेस है ना। देखो बाकी तो किसी में तो नहीं डेबिट होगा ना, ठीक है, यूटिलिटी चार्जेस में आ गया। और लाइबिलिटी जो है यूटिलिटी पेबल में क्रेडिट हो गई, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक बिल हो, इसका मतलब गैस बिल हो, वाटर बिल हो, टेलीफोनिक बिल हो, सब किस में डेबिट होगा, यूटिलिटी चार्जेस। आप अपना नहीं खोलोगे कि वाटर चार्जेस डेबिट, नहीं, यूटिलिटी चार्जेस, ठीक है, ओपन है, ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। चले अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। अब हम क्वेश्चन आपको सेंड किया है, लेकिन इससे पहले कि वो क्वेश्चन स्टार्ट ले, पहले मैं आपको एक, अब इतना हमने पढ़ लिया है, तो एक क्विज हम आपको, जी आप लोगों से पूछता रहूंगा मैं क्विज, ठीक है। ये आप लोगों ने सबने आंसर देना है। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये डिविडेंड के बारे में सर बता दें, ये किस कैटेगरी में ये कुछ लिखा नहीं हो, एक्सपेंस है ये, क्या है ये जो डिविडेंड टू डिविडेंड पेएबल लिखा है आपने? थैंक यू। डिविडेंड तो एक्सपेंस नहीं होता है? क्या डिविडेंड, ये 18 दिसंबर की बात कर रहे हो? हाँ? जी जी। देखो ये है आपका डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ ₹25,000, ठीक है। आपके पास जो भेजा है मैंने उसमें शायद 25,000 नहीं लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे जो भेजा है। बोलो। जी जी। तो ये है डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 25,000 एंड टू बी पेड इन जनवरी, पे करना है फ्यूचर में, ठीक है। इसका मतलब कैश नहीं क्रेडिट हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर किया। डिविडेंड जब डिक्लेयर करते हैं जरूरी नहीं कि उसी दिन पे कर रहे हो, पेमेंट हो रही है फ्यूचर में, तो डिविडेंड पेबल लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, और डिविडेंड डेबिट हो गया। डिविडेंड इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। हमेशा डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, तो डिविडेंड डेबिट, और ये एक्सपेंस नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। 25,000 से डेबिट किया और डिविडेंड पेबल को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि पे नहीं हो रहा। अगर कहते रहे कैश डिविडेंड होता तो यहीं पर हम कैश को क्रेडिट कर देते, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि अभी पे नहीं हो रहा है इसलिए डिविडेंड पेबल में आपने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है, समझ गए। सर ये जाएगा किस स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में जाएगा ये? बैलेंस ये शीट में पूछना ये है। देखो, ये जो है डिविडेंड पेबल लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और ये डिविडेंड जो है ये रिटेन अर्निंग्स में माइनस होगा, रिटेन अर्निंग से ये माइनस होगा। देखो रिटेन अर्निंग जो प्रीवियस साल की होगी उसमें प्रॉफिट प्लस होगा और डिविडेंड माइनस होगा, और फिर जो बैलेंस बचेगा वो रिटेन अर्निंग शो हो जाएगी बैलेंस शीट में। डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से माइनस होता है, राइट। तो रिटेन अर्निंग से ये माइनस होगा, और फिर जो अमाउंट बचेगा रिटेन अर्निंग्स में, देखो रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग प्लस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, जिस तरह जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आएगा वो हम रिटेन अर्निंग्स को बैलेंस शीट में शो कर देंगे, डिविडेंड को कहीं नहीं शो करेंगे, ये रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। जी सर ठीक है, थैंक यू।
अब कम टू द ये क्विज आपको बता रहे हैं, ये क्विज में कम से कम पूरे सेशन में 10 क्विज कराऊंगा, यानी कि 10 सवाल होंगे और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप समझो। तो ये क्विज मैं आपको सामने दे रहा हूँ आपको कि एक सेकंड, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व शुरू करते हैं। देखिए इसको नोट कर लो, क्विज भी मैं आज सेंड कर दूंगा। हाँ भाई, ये मैंने आप लोगों से सवालात करने, ये क्विज को मैं शेयर कर रहा हूँ जल्दी से। फाइल शेयर हो रही है। यस सर। देखिए पहला क्विज नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, स्विचिंग ओवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये सब चीजें पढ़ाई हुई है। एवरी ईयर कंपनी ये कर रही है, वुड वायलेट द, किस प्रिंसिपल को वायलेट करेगी, जो मैंने कोई मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाए थे। देखो कंपनी स्विचिंग ओवर कर रही है प्रिंसिपल्स एवरी ईयर, अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हर साल स्विच ओवर कर रही है। तो किस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं? अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल या टाइम पीरियड प्रिंसिपल, किसको वायलेट कर रही कंपनी? सर टाइम पीरियड। कौन सा प्रिंसिपल? कंसिस्टेंसी सर। हाँ बताओ, सलमान हैदर आप बताइए, शाबाश। सर जी टाइम पीरियड प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? सर टाइम पीरियड। तो आपकी आवाज तो समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? फिर से कहो, स्पीकर सही नहीं कुछ। अरहाम अली आप बताएं मिस्टर। सर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न कहाँ से आ गया? गोइंग कंसर्न देखो, ये तो सही ऑप्शन सी होगा सर। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हुआ। देखो स्विचिंग और गोइंग कंसर्न तो अलग प्रिंसिपल है कि हम अज्यूम करते हैं इसके अंदर के कंपनी विल बी गोइंग फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। ये देखो, इससे इसको पढ़ के ही अंदाजा हो जाता है कि एवरी ईयर है तो वायलेट कर रही है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है कंपनी, ठीक है, कि कंपनी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में ये आपको पढ़ा चुका हूँ कि इस प्रिंसिपल के तहत कंपनी के लिए ये जरूरी है कि एक प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया तो उसको फिर कंटिन्यूस उसको फॉलो करे, ये नहीं कि हर साल चेंज करती जा रही है, ठीक है। तो ये वायलेशन हुई किसकी? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल की, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर है, सी जो है आपका आंसर हुआ, ठीक है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, ठीक है, सी, ये सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आइए, स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। स्टेटमेंट कौन सी है? दैट रिपोर्ट्स रेवेन्यूज एक्सपेंस इज द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। विच स्टेटमेंट? बैलेंस शीट सर। है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट। सर ये इनकम ऑप्शन बी सर। इनकम स्टेटमेंट। इतने सवालात आपको करा के दिया है और आप कह रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहीं आपका एक्सपेंस और रेवेन्यू जाता है? बैलेंस शीट में तो एसेट्स, लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी जाती है भाई। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है ना, इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंस इज द इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में जा रही है ना। देखो स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स रेवेन्यू एक्सपेंस इज द इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पर जा रही है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। तो बी इसका आंसर है, नंबर 2 का आंसर है बी, ठीक है। पढ़ती नहीं आप बिल्कुल। थर्ड, एन अकाउंट विच इज इंक्रीज बाय ए क्रेडिट। देखो कह रहा है कि एन अकाउंट, कोई सा एक अकाउंट है, विच इज इंक्रीज बाय ए क्रेडिट इज एसेट अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, ठीक है, इंक्रीज बाय क्रेडिट
एक्सपेंस अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कौन सा अकाउंट? सर लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट इंक्रीज होगा अगर विच इज इंक्रीज बाय क्रेडिट, ठीक है, ना एसेट होगा, ना डिविडेंड होगा, ना एक्सपेंस होगा, बल्कि लायबिलिटी अकाउंट इंक्रीज होगा अगर क्रेडिट होगा, ठीक है। इसीलिए तो देखो, जब आप कम से कम इतना ही देख लो, एक आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, समझा भी दिया सबको, है? जब आप कंपनी में किसी बैंक में पैसा जमा कराते हो, आपको एक्सपीरियंस होगा, बैंक में अगर आप पैसा जमा कराओ तो बैंक कहता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, क्यों? क्योंकि आप बैंक की वो लायबिलिटी है, बैंक में वो लायबिलिटी है, आपने पैसा जमा कराया, पैसा बैंक का तो नहीं है ना, बैंक ने आपसे समझो पैसा ले लिया, ठीक है, तो बैंक अपने पॉइंट ऑफ से बता रहा है ना, हमेशा कहेगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, क्योंकि उस आपकी लायबिलिटी उसकी इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो बैंक हमेशा आपको कहता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हर एक को इससे वास्ता पड़ता है। नंबर 4 पे आ जाइए, ठीक है, नंबर 4 क्या कह रहे हैं? क्रेडिट्स यहाँ लिखा हुआ सर ऑप्शन सी। सर थर्ड ऑप्शन, डिक्रीज एसेट होगा और इंक्रीज लायबिलिटी होगी। कौन कर रहा भाई? ठीक है, फोर्थ वन, इंक्रीज क्रेडिट्स लिखा हुआ नीचे, ऊपर नीचे लिखा हुआ है ए, इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट। क्रेडिट अगर हो और उसमें क्या होगा, क्या ये सही है? इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आगे देखें, इन डिक्रीज बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट। थर्ड क्या है? डिक्रीज एसेट्स और इंक्रीज लायबिलिटीज। फोर्थ, इंक्रीज एसेट्स और डिक्रीज लायबिलिटीज। बताओ कौन सा सही है? हाँ, ऑप्शन डी सर, आप बताइए। ऑप्शन सी। सी बिल्कुल सही है। देखो सर थर्ड सी वन सही सी। है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो मैं देखो ये क्रेडिट डिक्रीज जब होगा तो इन डिक्रीज एसिड्स होगा, इनमें से है, जाहिर है क्रेडिट किया जाएगा तो एसिड या फिर एन इंक्रीज लायबिलिटी होगी, ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी और एसिड डिक्रीज होगा अगर क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। हमेशा इन डिक्रीज क्रेडिट से एसिड जो है वो डिक्रीज होता है, कोई भी एसिड हो और कोई भी लायबिलिटी हो, चाहे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो क्रेडिट से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये सी वाला सही है। नंबर 5 पे आइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज इनकरेक्ट? अब यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा रूल इनकरेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देना है। सेंटेंस को देखो, सवाल को समझो, कौन इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है? क्रेडिट डिक्रीज द डिविडेंड अकाउंट, फिर आगे गए, डेबिट इंक्रीज द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट, क्रेडिट इंक्रीज रेवेन्यू अकाउंट, डेबिट डिक्रीज लायबिलिटी अकाउंट। बताओ कौन सा सही है? कौन सा गलत है? सही नहीं है, कौन सा गलत है? सर डी शायद है, कौन सा गलत है? सर सी लग रहा है, क्रेडिट इंक्रीज ऑप्शन डी सर। सी गलत है। देखो सी क्या कह रहा है, विच ऑफ द रूल है, देखो ये इसमें गलत कौन सा है? बी है, बी गलत है। देखो डेबिट्स इंक्रीज रिटेन अर्निंग्स अकाउंट है, रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट जो नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है ना, अगर हम इसको डेबिट करेंगे तो वो डिक्रीज होगी, रिटेन अर्निंग डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। ये रूल गलत है। रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज कब होगी? जब क्रेडिट की जाएगी, है, क्योंकि ये तो आपका कैपिटल अकाउंट है ना। इंक्रीज होगी कब? जब क्रेडिट की जाएगी। कह रहा है डेबिट इंक्रीज द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट, दिस बी इज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। उसने जो सवाल किया आपसे, तो बाकी सब सही है। तो वो क्रेडिट डिक्रीज द डिविडेंड अकाउंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सी जो है डिक्रीज इन क्रेडिट इंक्रीज रेवेन्यू अकाउंट, करेक्ट है ये। डेबिट डिक्रीज लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी को डेबिट करेंगे तो आपकी डिक्रीज होगी, लेकिन ये जो बी है डेबिट्स इंक्रीज रिटेन अर्निंग्स अकाउंट, दिस रूल इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो रूल नंबर बी, 5th का आंसर है बी, ठीक है। सब समझ गए? यस सर। चले आगे चले।
अच्छा सर, ये रेवेन्यू जो है हमारे साथ सेल में आता है, लाइबिलिटी में आता है, या किस तरह इसके लिए अलग रूल है? फिर क्या फिर कहो, स्पीकर तुम्हारा कैसा, क्या कह रहे हो, फिर से कहो। सर ये कह रहा हूँ ना कि इसमें जो रेवेन्यू अकाउंट है ना, हम इसको किस चीज में लेते हैं? मतलब एसेट में भी नहीं ले सकते या उसमें लाइबिलिटी साइड पे नहीं ले सकते? ये जो कह रहा है कि डेबिट इंक्रीज दी रिटर्न अर्निंग अकाउंट, ये वाला गलत है सर। रूल बताया था, सुनो देखो, रूल बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट्स हैं या रेवेन्यू अकाउंट्स हैं, इंक्रीज कब होते हैं? जब हम उसको क्रेडिट करते हैं। रूल भी तो इसको याद भी तो रखो ना। कैपिटल यानी कि स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी अकाउंट, देखो ये स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी अकाउंट है ना, डिविडेंड। ठीक है सर, अब समझ आ गया स्टॉक होल्डर। चलो नेक्स्ट, बिल्कुल चलो सर, बिल्कुल सर, थैंक यू। 6 पे आ जाए, एन अकाउंट। देखो 6 क्या है? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक अकाउंटिंग की आपको, और ये सब चीजें पढ़ाई हुई है। एन अकाउंट, अगर आपने जो राइटअप जो आपको मैं भेजता रहता हूँ उसको समझो भी और पढ़ो भी फिर घर पे। एन अकाउंट विच इज इंक्रीज्ड बाय ए डेबिट, और ये भी बहुत आसान है बिल्कुल, KG1 का बच्चा। एसेट अकाउंट, बी वाला ऑप्शन, एसेट अकाउंट। विच इज इंक्रीज्ड बाय ए डेबिट is a liability account, asset account, retained earnings account, revenue assets account, कौन सा अकाउंट? एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट, ठीक है, बी वाला सही है। बी जो है वो आपका करेक्ट है इसमें। ठीक है, आगे आ जाओ जल्दी से। तो अब नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट 6, अनअर्न्ड रेवेन्यू। देखिए अनअर्न्ड रेवेन्यू है, यानी लायबिलिटी है ना, ये इज ए रेवेन्यू अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एसेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। बताओ अनअर्न्ड रेवेन्यू लाइबिलिटी अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? ये लाइबिलिटी सर, लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, सब देखो कितनी दफा पढ़ाया है। इट इज ए लायबिलिटी। अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है वो लायबिलिटी अकाउंट है, यानी कि कैश, इसका मतलब क्या है? कैश रिसीव्ड इन एडवांस प्रायर टू गिविंग द सर्विसेज। ठीक है, ये चीज है ना, तो ये अनअर्न्ड रेवेन्यू इसको कहते हैं, इसलिए ये लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, क्लियर। नंबर 8 पे आ जाओ, फॉर अक्रूड रेवेन्यू एट मंथ एंड। देखो अक्रू का मतलब होता है इंक्रीज होना। अक्रूड रेवेन्यू, फॉर अक्रूड रेवेन्यू एट मंथ एंड द एडजस्टिंग एंट्री विल बी। अब आपसे देखो इसी सवाल में एडजस्टिंग एंट्री पूछ ली कि रेवेन्यू अक्रू हो गया। ठीक है, इसका मतलब अभी पैसा रेवेन्यू अक्रू हो गया और पे नहीं कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, रेवेन्यू अक्रू एट मंथ एंड, तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी फिर? कौन सा सही है? देखो डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट, क्रेडिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिट टू रेवेन्यू अकाउंट। थर्ड है डेबिट टू एसेट अकाउंट एंड क्रेडिट टू रेवेन्यू अकाउंट। फोर्थ है डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्रेडिट टू लायबिलिटी अकाउंट। बताओ कौन सा सही है? सी सर। हाँ, रिमशा, एमन, आप बताइए, शाबाश। यार CR है, कौन सा इसमें सही है तो बताने दें। सी सर। 8 की कौन सी एंट्री फिर सही हुई? रेवेन्यू डेबिट टू एसेट्स, है, डेबिट टू एसेट्स अकाउंट्स एंड क्रेडिट टू रेवेन्यू अकाउंट्स। यानी कि एसेट अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एसेट अकाउंट का मतलब वही अकाउंट रिसीवर है। डेबिट टू, ये सी सही हुआ। रेवेन्यू अक्रूड एट मंथ एंड, एडजस्टिंग एंट्री होगी डेबिट टू एसेट अकाउंट और क्रेडिट टू रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, सी करेक्ट, थैंक यू। नंबर 9, शाबाश। नंबर 9, the accounting principle that states companies and owners should be accounted for separately। देखो क्या कह रहा है, कंपनी प्रिंसिपल दैट स्टेट्स, कंपनी का प्रिंसिपल है जो स्टेट्स कर रहा है, बता रहा है कि कंपनीज एंड ओनर्स शुड बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। इसका मतलब कंपनी के रिकॉर्ड समझो और ओनर्स का अपना रिकॉर्ड शुड बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। कौन सा प्रिंसिपल सही है? गोइंग कंसर्न,
हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल? ऑप्शन डी सर। डी सही है, देखो डी सही है, बिल्कुल शाबाश। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल है, जो कि ये आपको स्टेट कर रहा है, आपको एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि आप अपना पर्सनल रिकॉर्ड और कंपनी का रिकॉर्ड सेपरेट रखोगे, इसको मिक्सअप नहीं करोगे। ये कंपनी टू कंपनी, एक कंपनी ए कंपनी बी से अपना रिकॉर्ड मिक्स नहीं करेगी है। इसलिए ये फोर्थ वन है, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि आप कंपनी का रिकॉर्ड और पर्सनल रिकॉर्ड विल बी मेंटेन सेपरेटली। ठीक है, अकाउंटिंग में दैट स्टेट कंपनीज एंड ओनर्स शुड बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। ठीक है, लास्ट वन है the assumption that states that business can be divided into their shorter periods of time, periods of length for comparison purpose. ठीक है, इस कौन सा प्रिंसिपल है? टाइम पीरियड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। विच वन भाई? कौन सा? रेवेन्यू रिकग्निशन सर, डी सर। डी? देखो ये इसमें देखो, अकाउंटिंग assertion that the business can be divided into their shorter periods of time for comparison purpose is time period principle, accounting entity principle, materiality principle, revenue recognition principle. कौन सा प्रिंसिपल हुआ? टाइम पीरियड प्रिंसिपल। है टाइम पीरियड प्रिंसिपल होगा सर। टाइम पीरियड प्रिंसिपल। टाइम पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है, इसी प्रिंसिपल के तहत हम जो इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं ना, कि महीने की, फिर साल की, फिर अगले साल की कोई और सी दूसरी है, उसको जीरो कर देते हैं क्लोजिंग एंट्री करके। ठीक है, इसी वजह इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वरना हमें पता ही नहीं लगेगा है ईयर टू ईयर वाइज, मंथ टू मंथ वाइज, कि हमने इसी को फॉलो करते हुए हम इनकम स्टेटमेंट मंथली बनाते हैं, फिर ईयरली बनाते हैं, फिर सेकेंड ईयर जब 2020 की सेपरेट होगी, 2021 की सेपरेट होगी, 2020 करके हमें पता लगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। अगर कंटिन्यूस हो तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, टाइम पीरियड प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कंपनीज लाइफ इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, इनटू पार्ट्स, इनटू ईयर्स, इनटू पीरियड्स। इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, टाइम पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसको भी मैं आपको सेंड भी कर दूंगा आपके CRs को। ठीक है, उनके आज ही इंशाल्लाह। ठीक है, ये आंसर यहाँ मैंने अब अनहाइड कर दिया। ठीक है, जो हमने पढ़ा है आपको। तो अब हम आ जाते हैं जो क्वेश्चन हमने आज सेंड किया आपको। ठीक है, उसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये समझ याद रखो कि साथ साथ ये जो क्विज में आपको भेजूंगा ना, आपको समझाऊंगा। ये बहुत क्लास में कम ही लोग टीचर्स कराते हैं, लेकिन मैं आपको कम से कम 10 क्विज कराऊंगा पूरे सेशन में। ठीक है, तो ये क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझो आपकी सारा जो आपने रीड किया होता है ना, जो कुछ काम वर्क किया होता है, होमवर्क किया होता है, क्लास अटेंड किया होता है, वो सब रिवाइज हो रहा होता है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी स्टार्ट। जो मैंने आज आपको सेंड किया क्वेश्चन वो निकाले, वेरी सिमिलर के क्वेश्चन पहले कराया था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये मैं सेंड कर चुका हूँ। इसमें बहुत सी चीजें मांगी आपसे। देखो, मार्वेलस म्यूजिक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आपको शेयर भी कर रहा हूँ, थोड़ा शेयर। यस सर। देखिए, मार्वेलस म्यूजिक कंपनी प्रोवाइड्स म्यूजिक लेसन टू स्टूडेंट्स। देखो, ये आप लोगों का नाम आ गया है। एंड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेटेड 31 December follows. Bear in mind that adjusting entries already been made for the 11 months of 2020 but not for December 2020. ठीक है, ये देखिए, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज प्रोवाइडेड। ठीक है, ये कुछ एडजस्टमेंट है आपको दिए हुए। ठीक है, ये देखो फर्स्ट क्या है, अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड लेसन रेवेन्यू अर्न ऑन December 31, 2020 अमाउंटेड टू 3200। क्या एंट्री होगी भाई इसकी? एडजस्टिंग एंट्री अब मंथ एंड पे हो रही है।
accrued but unrecorded lesson revenue earned as on December 31st amounted to 3,200. Sir, accounts payable 3,200. Accounts payable, अकाउंट यानी कि अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा है? Sir, accounts payable क्रेडिट हो जाएगा. क्रेडिट भाई कैसे भाई क्या लॉजिक लगाया आपने? अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू अर्न, और रेवेन्यू भी अर्न भी हो गया. ठीक है, रेवेन्यू जब अर्न होगा और क्या नाम है और अक्रू हुआ यानी कि रिसीव नहीं हुआ तो फिर डेबिट किसको करना चाहिए? लायबिलिटी कहाँ से आ गई? बोले मिस्टर मिसबा नौरीन, आप बताइए. जल्दी बोलो. मिसबा नौरीन बैठी हैं क्लास में? जी सर बैठी हुई हूँ. हाँ फिर जवाब दो इसको. अब तो आपको जवाब देना चाहिए. अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड लेसन रेवेन्यू अर्न एज ऑन दिसंबर. रेवेन्यू अर्न हो गया, अभी रिकॉर्ड करना है. इसका मतलब पैसा नहीं मिला अभी. ठीक है, रेवेन्यू जब अर्न हो है और वो अक्रू हो गया है तो हम क्या डेबिट करेंगे? राना कामरान, आप बताएं जल्दी से. मिस्टर राना कामरान. फवाद, आप बताएं. मिस्टर फवाद. जी सर, एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ. इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए. सर इसका अकाउंट रिसीवेबल तो नहीं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट. ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा सर लेसन रेवेन्यू. अनरिकॉर्डेड लेसन होगा सर. अनरिकॉर्डेड लेसन रेवेन्यू. लेसन रेवेन्यू अर्न. ट्रायल बैलेंस को देखो. लेसन रेवेन्यू अकाउंट रिसीवेबल डेबिट. एसेट इंक्रीज हो रहा है ना. देखो अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड लेसन रेवेन्यू अक्रूड अनरिकॉर्डेड. अक्रू हो गया, रेवेन्यू अक्रू हो गया. अक्रू तो तभी होगा जब हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी. तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और लेसन रेवेन्यू अर्न जो इसमें ओपन है ट्रायल बैलेंस में दिखाया हुआ आपको लेसन रेवेन्यू अर्न क्रेडिट. ठीक है, तो ये आपने देखा. नेक्स्ट, परचेज. कंपनी परचेज ए 12-month इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन दिसंबर 1st ऑन अगस्त 1st 2020 है. आज याद रखो इस वक्त है हम बैठे हुए हैं दिसंबर 31st को. दिसंबर 31st की ये ट्रायल बैलेंस है. ठीक है, ये देखो लिखा हुआ दिसंबर. और ये कंपनी ने परचेज किया था 12-month इंश्योरेंस पॉलिसी अगस्त 1st को. एक महीने का याद रखो. अभी बताया हुआ है ऊपर कि एक महीने की एंट्री पास करनी है कि परचेज 12-month इंश्योरेंस पॉलिसी है. तो ये जब पॉलिसी परचेज की गई होगी तो क्या डेबिट किया होगा? फौरन जहन में आने जाना चाहिए इस तारीख को डेबिट क्या किया होगा जब इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की होगी. ठीक हो, इंश्योरेंस पॉलिसी. हाँ, कितना अमाउंट आएगा? 1,200 आएगा. 4,800 को आपने डिवाइड कर दिया 12 मंथ से. डिवाइडेड बाई 12 400. 400 रुपए आया. $400 आया. सर लेकिन वो तो अगस्त में स्टार्ट हुई है तो हम 4 months का कैलकुलेट नहीं करेंगे. वो देखो परचेज 12 मंथ्स इंश्योरेंस. ये जो पॉलिसी परचेज की थी अगस्त को परचेज की थी, लेकिन ये जो पॉलिसी अभी परचेज की है ये 12 मंथ्स की थी. इसका मतलब हर महीने में कितना डेबिट हो रहा है? इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है. 12 महीना है ना, तो 4,800 को 12 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, 400 रुपए. 400 रुपए आया एक महीने का. ठीक है, ये एंट्री होगी. क्या एंट्री हुई अब? देखो क्या एंट्री हुई. अब इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया. इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे? क्या क्रेडिट होगा? इंश्योरेंस एक्सपेंस. इंश्योरेंस एक्सपेंस तो डेबिट हो गया ना. अब क्रेडिट क्या होगा? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस.
अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट होगा। देखो ये एसेट रिड्यूस हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हमने कह दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और प्रीपेड के बजाय इसने देखो ओपन किया हुआ है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो ये क्रेडिट होगा। एसेट रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 400 और इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट बाय 400, ये एंट्री हो गई। ठीक है, थर्ड पे आओ, शीट म्यूजिक सप्लाईज ऑन हैंड। सर ये जो इंश्योरेंस वाली एंट्री आप बता रहे हैं, इसमें वो ये नहीं कह रहा कि हमने 1 अगस्त को ली थी तो हमारे जो दिसंबर तक 3 माह नहीं बन जाएंगे, 4 माह? यार 4 माह 5 माह थोड़ी देखोगे तुम, उसकी लाइफ देखोगे ना। देखो हर महीने, इसका मतलब ये 400 रुपए अगस्त में यही एंट्री हुई होगी, सितंबर में भी यही एंट्री हुई होगी, अक्टूबर में भी ये एंट्री हुई होगी, नवंबर में भी एंट्री होगी और दिसंबर में भी। 12 महीने तक ऐसी चलेगा, समझ गए? 12 मंथ्स की पॉलिसी खरीदी थी ना, 12 मंथ्स की, ठीक है, 12 महीने तक ये ऐसी चलेगा। मतलब ये इंश्योरेंस की पॉलिसी, इसकी लाइफ 12 मंथ्स है ना, ठीक है। इसीलिए तो देखो, ये देखिए यहाँ पर परचेज किया था 4800 में, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में देखो 4800 नहीं पड़ा होगा, ये देखो 3200 आ रहा है। इसका मतलब इसमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, दिसंबर तो आया नहीं ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने के कितने हो गए? 1600 रुपए जो हमने चार्ज कर दिया। 4800 में से 1600 रुपए निकालो, देखो यही आ जाएगा 3200 रिमेनिंग, ठीक है। और फिर अब एंट्री करेंगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? इसको भी समझो। देखो 4800 का खरीदा, और हर महीने 400 की एंट्री होती होती, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की हो गई है, दिसंबर की नहीं। 4 इंटू 400 1600, 1600 4800 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, आपका 3200। चलो आगे चलो, शीट म्यूजिक है, शीट नंबर 3, शीट म्यूजिक सप्लाईज ऑन हैंड। क्या कह रहा है? आपको बताया था सप्लाईज की एंट्री कैसे होती है। शीट म्यूजिक सप्लाईज ऑन हैंड एट दिसंबर 31 अमाउंटेड टू 200। कह रहा है ये जो सप्लाईज जो अब हैंड है ना, आपके पास मौजूद है, आपके पास फिजिकली समझो 200 रुपए, तो अब फौरन सप्लाईज के केस में ऐसी आएगी एडजस्टिंग एंट्री, और आप फौरन देखोगे सप्लाईज के अकाउंट में कितना अमाउंट ओपन है, कितना अमाउंट डेबिट हुआ हुआ है। तो सप्लाईज का अकाउंट यहाँ देखा, इस नाम से होगा सप्लाईज, शीट म्यूजिक सप्लाई, इस नाम से। देखो ये देखो शीट म्यूजिक सप्लाई, 450 रुपये पड़ा हुआ है, और कह रहा है अभी 200 रुपये है मौजूद है हमारे पास। तो क्या एंट्री होनी चाहिए ताकि हमारे पास इसका बैलेंस 200 आ जाए? समझ गए ना? शीट सप्लाईज के अकाउंट के लिए मैंने आपको कई दफा समझाया, क्या एंट्री होगी? ये सर हमारा एक्सपेंस होगा ना, शीट म्यूजिक सप्लाई एक्सपेंस, सप्लाईज म्यूजिक, शीट म्यूजिक सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट है। कितने अमाउंट से? अमाउंट कैसे निकालोगे? हाँ, अमाउंट कैसे आएगा देखो सर। तो इसमें फिक्स अमाउंट तो दिया हुआ है ना इसने, 200। 200 कह रहा है कि इसका मतलब है कि ये 31 दिसंबर को सप्लाईज जो है ना आपके पास स्टोर में सिर्फ 200 रुपए की पड़ी हुई, यानी समझो स्टेशनरी वगैरह, म्यूजिक सप्लाईज क्या चीज होती है? शीट म्यूजिक सप्लाईज, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ सप्लाईज होंगी, स्क्रू, बोल्ट, नट, ये वो सब 200 रुपए की डॉलर के पड़े हुए, और जबकि आपके ट्रायल बैलेंस में या लेजर में इस वक्त 450 है, बैलेंस सिर्फ 200 है, तो इसका मतलब बाकी कंज्यूम हो गया। तो कितना कंज्यूम हो गया? 580 250 सर, 250 हुआ ना। देखो 450 माइनस 200 तो 250 हुआ ना। ये तो KG1 का बच्चा बता देगा। 450 माइनस 250, 450 अब है 200, तो बाकी कंज्यूम हो गया, कितना हुआ आपका? 250 है, 250 कंज्यूम हो गया। इसकी एंट्री करेंगे 250 की। सप्लाईज क्या होगा? शीट म्यूजिक सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट बाई 250, और शीट म्यूजिक सप्लाईज ये एसेट है, कम हो गया, क्रेडिट बाई 250। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। आपने ऊपर clear है। वीट म्यूजिक,
आपने ऊपर वीट में भाई से ये सप्लाई दिया था, इस वजह से कंफ्यूजन थी। एक मिनट मैं समझ गया। ये बच्ची जो को आपको क्लियर हुआ? आप बता रही थी कि अमाउंट कुछ और। यस सर। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, सप्लाईज के केस में ऐसी होगी एंट्री। नंबर 4 ये 5 तक कर ले, फिर हम नमाज का ब्रेक करते हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ द म्यूजिक इक्विपमेंट टू बी 60 ईयर्स। बिल्कुल ऐसी सवाल था। कह रहा है ये जो इक्विपमेंट है ना, ये फिक्स एसिड्स है, इसकी लाइफ कह रहा है 60 महीने, यानी कि 5 साल का मतलब वही 60 है, 12 × 5। स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन इज मेथड यूज है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि हम इक्वल डिवाइड करेंगे या पर मंथ डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आप फौरन देखोगे इसका 1 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम सबको। ठीक है, तो अब आप देखो, फौरन देखा इसकी इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है, देखो 160 है, तो पर मंथ कितना आएगा? 180 डिवाइडेड बाई 60 है, 1 महीने का डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 60, तो 3000 ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ठीक है, इसको कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो एंट्री हुई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डैश म्यूजिक सप्लाई, म्यूजिक इक्विपमेंट बाय 3000 है, 3000। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट क्या होगा? हाँ सर ये बताओ, क्रेडिट किसे करेंगे? डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको बताया ना कितनी दफा कि डेप्रिसिएशन सर एक्सपेंस डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेबिट हुआ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस म्यूजिक इक्विपमेंट, क्योंकि एक से ज्यादा भी तो फिक्स एसिड्स हो सकते हैं ना यहाँ पर, इसलिए इसको डैश भी दोगे कि आप कौन से इक्विपमेंट का, म्यूजिक। ठीक है, तो म्यूजिक इक्विपमेंट का डेबिट किया और फिर क्रेडिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, म्यूजिक इक्विपमेंट क्रेडिट बाई 3000। ठीक है, तो इस तरह ये इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट वाला है स्टूडियो। सर ये एंट्री रिपीट कर दें सर। सर ये डेप्रिसिएशन की एंट्री रिपीट कर दें एक दफा। अच्छा, देखिए डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन होता है कि यू विल चार्ज इक्वल डेप्रिसिएशन ओवर द होल लाइफ ऑफ द एसिड, ऑफ द फिक्स एसिड। ठीक है, उसकी कॉस्ट को आप पूरी लाइफ में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो एक सेकंड, आपको फोन करता हूँ, मैं अभी क्लास में बैठा हूँ, मैं आपको बस थोड़ी देर में। हाँ साहब, देखिए स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड होता है कि यू विल चार्ज, देखो फिक्स एसिड्स को डेप्रिशिएट करते हैं, डेप्रिशिएट यानी कि एक्सपेंस में ले जाते हैं, लेकिन पर तरीका होता है अगर स्ट्रेट लाइन है हम उसकी लाइफ से डिवाइड करेंगे, जितनी उसकी लाइफ है। हमें पता है हमें मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो लाइफ इसकी 60 मंथ्स है, तो कॉस्ट ले ली म्यूजिक की, कॉस्ट को 60 से डिवाइड कर दिया, तो 1 महीना आ गया डेप्रिसिएशन 3000। तो अब इसकी एंट्री आपको बताया था, डेप्रिसिएशन की हमेशा एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बट सिंस इट इज म्यूजिक इक्विपमेंट है तो हम कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डैश म्यूजिक इक्विपमेंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन म्यूजिक इक्विपमेंट क्रेडिट। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट से माइनस होके बैलेंस शीट में शो होगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारे चलेंगे। और इसका देखो ये अभी जो मैंने आपको समझाया सारी चीजें, और यही सारे इसके सोल्यूशन, ये देखिए फर्स्ट पार्ट का देखिए, ये मैंने अभी आपको शेयर कर दूं। ठीक है, शेयर हो रही है फाइल? हाँ भाई, हो रही है? यस सर। देखो लास्ट वाला रह गया था, तो वो भी ले लो। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है कि स्टूडियो अकाउंटेंट एस्टिमेट द इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द एंटायर ईयर इज 22,000। 22,000 इनकम टैक्स का सवाल ऐसी होगा, पूरे साल का
और अब फौरन हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में कितना पड़ा हुआ। देखो पूरे साल का बनता है, ये 12वां महीना है ना, अब 12 महीने का इनकम टैक्स बन रहा है 22,000 और हमारे ट्रायल बैलेंस में 13,845 पड़ा हुआ है। इसका मतलब हमने डिफरेंस की एंट्री करनी है यहाँ पर इनकम टैक्स में। 22,000 माइनस 13,845 जो कि ट्रायल बैलेंस में पड़ा, तो डिफरेंस आ गया 8,155। तो इनकी एंट्री कर दी, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट। ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ये इनकम टैक्स एक्सपेंस चला गया इनकम स्टेटमेंट और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया? बोले सर ये इनकम टैक्स दोबारा करवा दें। देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन है ना आपके पास? जी सर। देखिए क्वेश्चन में देखिए, स्टूडियो अकाउंटेंट एस्टिमेट दैट इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर, यानी कि 12 महीने का टोटल बन रहा है 22,000 है। अब इसकी एंट्री करनी है ना, तो हम एंट्री करने से पहले हमें देखना होगा इनकम टैक्स के केस में कि हम ऑलरेडी कितनी एंट्री कर चुके हैं, हमारे ट्रायल बैलेंस में अमाउंट आ चुका है कितना। क्योंकि ये जो अमाउंट आ रहा है ये जाहिर है 11 महीने का तो होगा ही ना, 12वें महीने में। अब पूरे साल का बन रहा है 22,000 और 11,000 13,845 हम पहले से कर चुके, तो हमें 22,000 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस की एंट्री करेंगे ना। 22,000 माइनस 13,845 क्योंकि ये ले चुके, तो पता लगा 8,155। इसकी एंट्री की रिमेनिंग बैलेंस 22,000 हो जाएगी। 8,155। ठीक है, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट, क्योंकि पे तो नहीं कर रहे हैं ना, ये तो एक प्रोविजन है, तो ये आपका लायबिलिटी हो गया। और ये इसकी एंट्री से क्या हुआ, ऑटोमेटिक ही वो 22,000 हो गया। इसकी एंट्री के बाद आपके बैलेंस में 22,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये लायबिलिटी में चला जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये हम आप लोग ब्रेक लेना चाह रहे हो या नहीं, बोलो, जैसा भी करें, आगे चले। चलो फिर आगे चलते हैं। सर ठीक है, 5 मिनट नमाज का ब्रेक। चलो फिर नमाज का ब्रेक कर ले भाई, ये सही कह रहे हैं। ठीक है, तो हम 5 मिनट का है। अभी देखो टाइम क्या, देखो ऑफलाइन नहीं होना कोई, इस वक्त टाइम है मेरी घड़ी में, मेरा ख्याल सही होगा 5:09। ठीक है, तो हम इस क्लास में आ जाएंगे है 5 बजकर समझो 15 मिनट पे। ठीक है, वी विल रीस्टार्ट क्लास 5:15। ओके, टाइम पे आ जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। ठीक है, वी विल रीस्टार्ट क्लास विल रीस्टार्ट एट, ये मैं मैसेज भी कर रहा हूँ।
आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। देखिए है, पहली एंट्री को देखो, इसको कैसे बनाओगे, देखो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, इसका मतलब पहले से अकाउंट रिसीवेबल में 2100 है, तो 2100 देखो यहाँ पर अगर हम ले, यहीं पर अगर हम शो कर दें, देखो 2100, ये देखिए 2100 और प्लस कितना हुआ है, प्लस देखो ये एडजस्टिंग एंट्री है 3200 है, 3200 3200 ये प्लस हो गया 3200। तो ये देखिए ये एंट्री आपको देखो कितना बना 5300 आ गया है, 2100 पहले से ट्रायल बैलेंस में था, अनएडजस्टेड में 3200, तो 5300 देखो, ये 5300 हमने यहाँ शो किया, एडजस्टमेंट इसमें ऐड हो गया, ठीक है, क्योंकि डेबिट हो रहा है, ये भी डेबिट था, ठीक है, कैश में तो कोई चेंज है ही नहीं, ना होगा। अब सेकंड इसका देखो, दूसरा एस्पेक्ट देखो एडजस्टिंग एंट्री का, देखो लेसन रेवेन्यू अर्न क्रेडिट हो रहा है 3200 से, और चेक कर लिया कोई लेसन रेवेन्यू अर्न और कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है, एक क्रेडिट हो रहा है, और लेसन रेवेन्यू अर्न में है 3200, देखो गौर से देखो क्रेडिट, और पहले से लेसन रेवेन्यू अर्न में आपके पास कितना पड़ा हुआ है, लेसन रेवेन्यू अर्न में 154,355, 154 है, लेसन रेवेन्यू अर्न में 154 देखो है, 154 और 154,375 पहले से मौजूद है, ठीक है, और ये प्लस फिर हुआ है, प्लस फिर हुआ, देखो यहाँ पर मैं वर्किंग भी शो कर दिया आपको, प्लस ये देखिए 3200 और क्रेडिट हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है, तो ये फिर चलिए इसमें प्लस हो गया 3200, ठीक है, और ये देखो यही आप जमा करोगे है, ये देखो यही अमाउंट यहाँ आ जाएगा 1,57,000, देखो आप चेक कर लो, 154,375 प्लस 3,200 हो गया 157,575, ठीक है, तो ये हमने एडजस्टिंग एंट्री ये दोनों कंप्लीट कर लिया, पोस्ट कर यानी कि समझो उसमें ट्रायल बैलेंस में ले लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर, समझ गए? आगे चले, अब देखो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट सेकंड एंट्री देखो है, इसका मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा है, और तो कोई देखो इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 400 से है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 400 से, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास पहले से मौजूद कितना था, देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंस मौजूद था हमारे पास, देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है 4,400, ठीक है, प्लस देखो ये देखिए 400 प्लस इसमें कर दिया है, प्लस 400, कितना हो गया अमाउंट, प्लस 400, ठीक है, देखिए ये कितना हो गया 4,800 हो गया, ठीक है, तो ये पोस्ट कर दिया हमने ट्रायल बैलेंस में, इसको इनको ऑपरेट कर दिया, ठीक है, डेबिट साइड पे आ गया, और दूसरी एंट्री इसकी एडजस्टिंग एंट्री की जो सेकंड है, क्रेडिट हो रहा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, एक क्रेडिट हुआ, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एसेट अकाउंट है, अब माइनस होगा ना, फिर वो डेबिट बैलेंस है, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में देखो, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में आपका अमाउंट है 3,200 डेबिट साइड पे, 3,200 3,000 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में 3,200 डेबिट साइड पे था, ठीक, अब ये माइनस हो गया, माइनस कितना माइनस हुआ 400, ये देखो क्रेडिट हो रहा है 400, इसमें से माइनस कर दिया, तो आपके पास अब क्या बचा -400, ठीक है, -400, ये माइनस किया, तो आपके पास देखो कितना आ गया 2,800 है, ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी देखो आपको वर्किंग करके भी दिखा दिया, ठीक है, तो ये आपकी ये एडजस्टिंग एंट्री दोनों एडजस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ रहे हो ना सब?
जी सर समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रैक्टिकली समझा रहे हैं आपको। म्यूजिक शीट म्यूजिक सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 250। अब फौरन देखा अनएडजस्टेड में कितना है, देखो डेबिट हो रहा है। शीट म्यूजिक सप्लाईज एक्सपेंस 250 से डेबिट है, और वहां पर भी डेबिट बैलेंस होगा। शीट म्यूजिक सप्लाईज कितना है, शीट म्यूजिक सप्लाईज एक्सपेंस है 780। देखो ट्रायल बैलेंस में देखो 780, शीट म्यूजिक सप्लाई 780। ठीक है, तो 780 में ये प्लस होगा, डेबिट डेबिट हो रहा है ना 780। देखो 780 और प्लस है प्लस 250, प्लस 250। ठीक है, प्लस 250 तो कितना अमाउंट हो गया, इसको प्लस करोगे तो देखो 1030 हो गया। 780 प्लस 250, 780 अनएडजस्टेड से लिया तो 1 देखो 1010। इसको भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझा दिया कैसे आया, तो ये एंट्री भी हो गई। ठीक है, राइट। अब आ जाओ क्रेडिट साइड का, इसी एंट्री का क्रेडिट क्या है, शीट म्यूजिक सप्लाईज क्रेडिट। शीट म्यूजिक सप्लाईज ऑलरेडी देखो डेबिट में 450, अब ये माइनस होगा ना, 450 है तो शीट म्यूजिक सप्लाईज देखो, शीट म्यूजिक सप्लाईज 450। देखिए 450 माइनस 250 है, 250 से क्रेडिट हुआ ये, तो अब क्या बचा, देखो 200 आ गया। ठीक है, तो ये एंट्री भी हो गई, आपको यहाँ पर समझा दिया, यहाँ पर वर्किंग करके भी बता दिया। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो ना सब? जी सर जी सर। ठीक है, अब आ जाओ, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री, ये भी हो गया आपका। देखिए बाकी एज इट इज रहेंगे जो रह जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3000 से डेबिट हो रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले से मौजूद है, देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 33,000, तो 33,000 प्लस 3000 है 33,000। ये देखो 33,000 प्लस 3000 प्लस 3000 कितना बन गया, 36,000। ये देखो वही 36,000 आपको यहाँ शो कर दिया 36,000। ठीक है, 36,000 ये देखिए, तो ये एंट्री भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो गई। ठीक है, प्लस सही, यहाँ पर ऐसे ट्रायल बैलेंस बनाते हुए आप ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी दूसरी एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये देखो 3,000 से क्रेडिट हो रहा है, और पहले से वहां भी क्रेडिट में, तो जमा हो गया ना दोनों में। ठीक है, क्रेडिट और ये भी क्रेडिट है, तो क्या होगा 75 प्लस, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो 70 आपका जो है पहले से मौजूद है कितना 33,000 है, पहले से मौजूद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना मौजूद है, बोलो। हाँ मैं देख लूँ इसे, हाँ 72,000। ठीक है, 72,000, देखो 72,000 पहले से मौजूद है, तो आपने इसमें प्लस कर दिया। ठीक है, 3,000 को मजीद, तो ये हो गया आपका प्लस कर दिया 72 है, 72,000 मौजूद है अनएडजस्टेड में, इसको प्लस किया 3,000 से, तो ये 3,000 से प्लस किया तो 75, ये देखो 75 आ गया। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, तो ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री ये भी कंप्लीट हो गई, दोनों ये ले ली। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट लास्ट है इनकम टैक्स एक्सपेंस 8,155 है, इनकम टैक्स एक्सपेंस 8155 है, 8155। वो इनकम टैक्स में पहले से डेबिट हो रहा है, और पहले से डेबिट में मौजूद है कितना, इनकम टैक्स एक्सपेंस 13,845। ठीक है, 13,845 देखो 13, ये देखिए इनकम टैक्स एक्सपेंस 13,845 और प्लस। ठीक है, प्लस कितना एडजस्टिंग एंट्री है, देखिए प्लस है 8155, देखो 8155 इसमें जमा हुआ,
8155 प्लस होके देखो ये आपका 22,000 आ गया, ठीक है। और क्रेडिट भी हो रहा है, क्रेडिट देखो, लायबिलिटी क्रेडिट इनकम टैक्स देखो, इनकम टैक्स पेबल 8155 क्रेडिट हो रहा है। अब इनकम टैक्स ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है पहले से, इनकम टैक्स पेबल में देखिए, इनकम टैक्स पेबल 3400 है, और क्रेडिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा ना ये 3400। देखो इनकम टैक्स पेबल में पहले से मौजूद है 3400, कितना है, क्या अमाउंट है, इनकम टैक्स पेबल 3400। देखिए 3400 लायबिलिटी है, 3000 इनकम टैक्स पेबल 3400 और प्लस देखिए 3000, देखिए पहले से मौजूद है 3400 और प्लस हुआ 3400 और प्लस कितना अमाउंट है, प्लस हो रहा है। देखो एडजस्टिंग एंट्री से क्रेडिट हो रहा है 8145, इसमें जमा हो गया 8145 प्लस हो गया, तो आपके पास देखो ये आ गया 11,000। जमा करके देख लो, 3400 प्लस 8145 बस 11,000। 3400 3400 प्लस कितना अमाउंट है 8155 प्लस 8155 सर 55 है लास्ट में, 45 नहीं। 55 आ रहा है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा 55, ठीक है 55। अब इसको देखो बाकी बैलेंस एज इट इज हो गए है, बाकी में तो टच नहीं किया ना, जो बाकी बैलेंस थे वो सब एज इट इज लिख दिए, जिसमें एडजस्टमेंट किया था उनमें प्लस माइनस कर दिया। और यहाँ देखो वर्किंग भी मैंने शो कर दिए आपको यहाँ पर, ताकि आपके लिए आसानी के लिए आप ऐसे प्रैक्टिकली भी आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम में बैठे हुए हो तो यू कैन डू दिस, राइट। अब इनको, अब आप क्या करोगे, प्लस करोगे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ठीक है। सबको प्लस किया तो देखा तो ये आया 331355 और 331355। इसका मतलब हमारी हमने एडजस्ट सही किया है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस भी हमारी टाई अप हो गई और सारी एंट्री भी पोस्ट भी कर दिया, ठीक है सारे। सर इसमें अभी भी 2 मिस्टेक थी सर। क्या कह रहे हो, 2 मिस्टेक थी पीछे सर। 2 मिस्टेक थी कहाँ पर? यस सर। सर वो पीछे जो आपने खोला था जैसे ट्रायंगल, तो उसमें जो है इनकम टैक्स पेएबल था, तो एक्सपेंस उसमें शुरू में 9 नहीं आएगा, 13 है एक्सपेंस इनकम टैक्स एक्सपेंस पे। सर इस इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है उसमें आएगा 13845, आपने गलती से 9 लिख दिया स्टार्ट में। एक 3400 3000 इनकम टैक्स सर ये 9 नहीं आएगा बस स्टार्ट में। ठीक है 13,000 ठीक है, अब सही है। यस सर। और ये इनकम टैक्स पेएबल में ना जो लास्ट में 45 नहीं है 55 है। एक टेबल में कहाँ गया, ये 8155 है। 55 बिल्कुल सही है, गुड 8155, ठीक है जी सर। ठीक है, वही बैलेंस आ जाएगा। थैंक यू, ठीक है आपका मेहरबानी, ठीक है ये हो गई आपकी। अब आप बना सकते हो इनकम स्टेटमेंट। अब बताओ इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो अब हमारे पास ये रेडी हो गया ना। अब इनकम टैक्स में क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब बताओ रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से, बहुत आसान हो गया, एकदम बना लोगे। देखो ये देखो ये रेवेन्यू है, लेसन रेवेन्यू अर्न, एक ही रेवेन्यू, और ये सारे एक्सपेंसेस हैं। लेकिन इनकम टैक्स को अलग शो करोगे, उसी तरीके से आपको फॉर्मेट बताया हुआ, ठीक है। इनकम टैक्स आपने सेपरेट शो करना है, माइनस करना है, लेकिन सेपरेटली, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या हुआ, लेसन रेवेन्यू अर्न लेस एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, रेंट एक्सपेंस, शीट म्यूजिक, सप्लाईज, यूटिलिटीज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये माइनस हो जाएंगे इनके सम अप,
और उसके बाद टैक्सेबल इनकम आ जाएगी या प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स माइनस करेंगे 22,000 और उसका बाद प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब तो इनकम स्टेटमेंट तो बना लोगे ना सब लोग? क्यों सर ये इंश्योरेंस जी एक्सपेंस को सर भी जी। करें प्लीज। क्या कह रहे हो? इंश्योरेंस एक्सपेंस को भी सर ठीक कर लें, ये भी जो आपने लिखी है ना ये फिगर्स में थोड़ा मसला ये है। देखिए इनकम, ये देखो लगा दिया आपको, देखो मार्वेलस म्यूजिक कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। देखिए रेवेन्यू, लेसन रेवेन्यू अर्न, वही ट्रायल बैलेंस से उठाया 157,575 और ये सारे एक्सपेंसेस दे दिए इनकम टैक्स के अलावा वहीं से। ठीक है, इनका समअप कितना हुआ 98 और माइनस किया तो हमने कहा प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एक्सपेंस 59 लेस इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट। क्लियर? एक्सपर्ट हो गए ना? यस सर जी। हाँ भाई। यस सर, यस सर। रिमशा, आपको क्लियर हुआ? रिमशा जी सर। चले। हाँ मोहम्मद नुमान। यस सर। चले अब आ जाओ। अब रिटेन अर्निंग्स लास्ट क्वेश्चन में नहीं बनाई थी, यहाँ पर रिटेन अर्निंग्स भी आपसे पूछी है। देखो क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, कैसे बनेगी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट? देखिए रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस, एड प्रॉफिट, सब टोटल लेस डिविडेंड। अगर डिविडेंड गिवन है, ऑप्शनल है, डिविडेंड अगर गिवन होगा तो माइनस होगा, अदरवाइज वही। देखो ये देखिए इनका रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। देखिए रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या है? ये लास्ट ईयर का जो बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में दिया। अब रिटेन अर्निंग्स को हम अपडेट कर रहे हैं जब साल खत्म हो गया। देखो बैलेंस, रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस देखो ट्रायल बैलेंस में 56,600। ठीक है, ऐड प्रॉफिट, देखो ऐड नेट प्रॉफिट, यही नेट प्रॉफिट ऐड किया, ये जो ट्रायल इनकम 37,320 ये रीड, ये यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसको लिखा सब टोटल। क्यों सब टोटल? क्योंकि डिविडेंड आ रहा है। अगर डिविडेंड नहीं हो रहा होता तो ये इसी को कहते थे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसलिए अभी इसको कहेंगे सब टोटल, क्योंकि डिविडेंड इसमें से माइनस होता है। ठीक है, तो डिविडेंड प्रॉफिट में से लेस डिविडेंड, वो ओनली 1,000 है ट्रायल बैलेंस में, वो माइनस कर दिया तो ये देखो 92,000। अब बैलेंस शीट में ये फिगर जाएगी 92,920 है, ये फिगर नहीं जाएगी 56। रिटेन जो एक्सपेंस और रेवेन्यू का नेट इफेक्ट आपका आ गया ना इनकम स्टेटमेंट, उसका फिगर ऐड की और डिविडेंड को लेस कर दिया, ये रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट आपकी रेडी हो गई। ठीक है, बैलेंस शीट पे आ जाओ। बैलेंस शीट का मतलब एसेट्स एंड देन लायबिलिटीज एंड इक्विटी। ठीक है, और इनका सम अप इक्वल होना चाहिए। सही है ना? बैलेंस शीट क्या है? देखो बैलेंस शीट आइटम्स में ये देखो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमें पता है ये सारे बैलेंस शीट आइटम्स है। कहाँ तक? डिविडेंड पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, यहाँ तक। अनअर्न्ड लेसन रेवेन्यू है, उसके बाद कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस बस यहाँ से नहीं जुड़ाएंगे, बाकी का बैलेंस यहीं से आएगा। ठीक है, ये हम शो करेंगे कहाँ से? कैश एसेट पहले ये शो करेंगे। कहाँ तक एसेट हमारे है? ये अकाउंट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तक है, कैश से लेके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमारे एसेट्स है, ये पहले हम शो करेंगे। देखिए बैलेंस शीट पे आ जाओ, कम टू द बैलेंस शीट। ये देखिए बैलेंस शीट है, यहाँ पर हेडिंग दिया सबसे पहले मार्वेलस, क्या कंपनी का नाम है? मार्वेलस म्यूजिक कंपनी। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पर आप लिखोगे एज ऑन या एज एट। ये देखिए एसेट्स, सारे एसेट्स लिख दिए। करंट एसेट्स पहले देखो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ये सब वही ट्रायल बैलेंस से अनएडजस्टेड से उठा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ तक लिखा लास्ट कॉलम में। फिर डेप्रिसिएशन, जब इक्विपमेंट आएगा फिक्स एसेट तो उसको सेकंड लास्ट में लेके लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये माइनस किया तो ये नेट हो गया और इसको फिर सम अप कर दिया। इसको सबको सम अप किया तो 135 100 आ गया। ठीक है, ये एसेट हो गया।
यानी कि टोटल एसेट। अब लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर शीट, पहले लायबिलिटीज लिया, फिर बैलेंस शीट में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में गए। ठीक है, ये देखिए लायबिलिटी आ रही कहाँ से, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, डिविडेंड पेबल, इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल, अनअर्न्ड रेवेन्यू, बस ये देखो, देखो और से देखो, ये लायबिलिटीज है। ठीक है, ये शो होंगी सिर्फ, ये देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में देखो ये शो कर, ये देखिए अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, डिविडेंड पेबल, इनकम टैक्स पेबल और टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, ये सब सम अप कर लिया। और अब कैपिटल स्टॉक, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, इसको स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी भी लिख सकते हो, शेयर होल्डर सिक्योरिटी भी लिख सकते हो, ओनर सिक्योरिटी भी, ओनर्स में भी हम एस भी आएगा, ये भी याद रखो। ठीक है, और कैपिटल स्टॉक, ये देखो रिटेन अर्निंग्स कहाँ से उठा रहे हैं, ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट से, ये देखो 92,000, वरना टाई अप नहीं होगी, 92,000 दिया, तो इसको समअप किया, टोटल स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी। अब लायबिलिटीज स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी समअप किया, 135, 100, 135 एसेट्स, और ये बराबर हो गए। क्लियर, बैलेंस शीट तैयार हो गई, सब समझ गए? जी सर। और सर ये स्टॉक होल्डर वाला दोबारा कर रहे हैं। स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, कैपिटल स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, कैपिटल स्टॉक यू विल टेक फ्रॉम द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, बट रिटेन अर्निंग्स यू विल टेक फ्रॉम द रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट, बिकॉज रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट में अब आपने फाइनल फिगर लेनी है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट सारा ट्रांसफर हो गया और डिविडेंड माइनस हो गया, इसलिए रिटेन अर्निंग्स हमने ये फिगर नहीं लेनी है। रिटेन अर्निंग्स ये तो पुरानी फिगर पड़ी हुई है 56,000, इसी स्टेटमेंट इसीलिए बनवाई ना। और अगर स्टेटमेंट नहीं बनी होती तो आप क्या करते, यहाँ पर हम बैलेंस शीट में अगर वो मांगी नहीं होती तो बनाते भी नहीं, तो यहाँ में रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ही हम वर्किंग कर देते, यहाँ पर देखो ऐसे ब्रैकेट डाल के वर्किंग कर देते, पिछली प्लस प्रॉफिट को प्लस किया और डिविडेंड को माइनस किया और वो फिगर आ जाती। इस तरह भी कर सकते थे अगर रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गई मिस्टर? यस सर। नेक्स्ट इनको टोटल किया और फिर टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज और इक्विटी मस्ट बी इक्वल, तो देखा हाँ इक्वल है। ठीक है, इसको हमने बना दिया। और इसको टी फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, एसेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह भी बना सकते हो। ठीक है, एसेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, लेकिन वो बनाओगे तो फिर लास्ट कॉलम जो होगा ना, जो टोटल एसेट्स जब करोगे वो भी एक ही रो में आना चाहिए और टोटल लायबिलिटीज और इक्विटी वो भी एक ही रो में आनी चाहिए, ताकि बैलेंस रहे, यानी कि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे, ऐसा नहीं ऊपर नीचे ऐसा हो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होगे ना? क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है, देखिए क्लोजिंग एंट्रीज, इसको कंप्लीट करने सवाल को अभी है टाइम। क्लोजिंग एंट्रीज आपको बताया था, क्या बताया था क्लोजिंग एंट्री में? हाँ, क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या है मिस्टर रिजवान नूरुद्दीन, जवाब दीजिए। क्लोजिंग एंट्री में हम क्या करते हैं? रिजवान नूरुद्दीन साहब सुन रहे हैं आवाज मेरी? मिस्टर रिजवान, आप क्लास में नहीं बैठे हो? रिप्लाई। भाई ये क्लास में नहीं बैठे हुए मिस्टर रिजवान, इनकी इधर अटेंडेंस देख लीजिएगा आप। आई रिक्वेस्ट टू मार्क हिम एब्सेंट क्योंकि ही इज नॉट सिटिंग इन द क्लास। साकिब अली, मिस्टर साकिब अली, मेरी आवाज सुन रहे? हाँ, जब क्लोजिंग एंट्री हम कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग एंट्री मींस, क्लोजिंग एंट्री का मतलब है कि वी विल क्लोज, फर्स्ट स्टेप में रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज करेंगे, सेकंड स्टेप में एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करेंगे, थर्ड स्टेप में फिर इनका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको क्लोज करेंगे रिटेन अर्निंग्स में, और बैलेंस वही आना चाहिए रिटेन अर्निंग्स से जो हमने इनकम स्टेटमेंट में बनाया है। देखो
ये देखिए सबसे पहले रेवेन्यू को क्लोज किया, देखिए वही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में गए, रेवेन्यू हमने देखा कितना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, देखिए 157,575, ठीक है, ये देखो 157 ये देखिए डेबिट है, क्योंकि क्रेडिट है ना वहां पर, डेबिट करेंगे तो क्लोज होगा, जीरो होगा। और इनकम समरी हमने एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया इनकम समरी का, और इसमें उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, और लिखा टू क्लोज रेवेन्यू। अब एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करेंगे, डेबिट बैलेंस है तो यहाँ क्रेडिट करेंगे, ये सारे एक्सपेंस हमने क्रेडिट कर दिए, सारे इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस भी क्लोज क्रेडिट कर दिए। देखिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये जो एक्सपेंस आ रहे हैं, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए ये एडवर्टाइजिंग से लेके और इनकम टैक्स सारे एक्सपेंस को क्रेडिट किया, ये देखिए एडवर्टाइजिंग है, इंश्योरेंस, रेंट, शीट म्यूजिक, सप्लाईज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस है। एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करोगे, एसेट नहीं होना चाहिए, सैलरीज एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम टैक्स एक्सपेंस, और इसका सबका समअप देखा वो आ रहा है, कितना आ रहा है सबका समअप 120,255, ठीक है, क्लोज हो गया। और यहाँ लिखा टू क्लोज एक्सपेंस अकाउंट है, ये रेवेन्यू नहीं, टू क्लोज एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, अकाउंट्स या वर्ड इस्तेमाल करोगे, अकाउंट्स यहाँ लिखा देखो अकाउंट सिंगुलर या प्लूरल लिखा, क्योंकि एक से ज्यादा है, अगर रेवेन्यू भी एक से ज्यादा होते, जैसे लेसन रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम आ सकती थी, तो फिर हम यहाँ भी अकाउंट्स का वर्ड इस्तेमाल करते, ठीक है, हर चीज का एक बिल्कुल करेक्शन होनी चाहिए आपको, ठीक है, यू आर सिटिंग, सपोज यू आर डूइंग ऑफिस वर्क, राइट, टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट, और यहाँ लिखा हमने टू क्लोज, देखिए एक्सपेंस अकाउंट। अब इनकम समरी को क्लोज करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द डीज टू, क्रेडिट हो रही है 157 और डेबिट हो रही है 120। अब देखिए इनका डिफरेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस आएगा ना 157, ये देखिए, और 575 माइनस, वो डेबिट है ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट में से ये माइनस किया तो 120,255, यही प्रॉफिट आना चाहिए, 37 थी इनका डिफरेंस, क्रेडिट साइड का आना चाहिए, वही आ रहा है, देखो प्रॉफिट जो हमने निकाला था 37 है, मजे की बात है, ठीक है, तो ये देखो डेबिट कर दिया, बैलेंस हो जाएगा इसके बाद, और ये रिटेन अर्निंग्स में देखो ट्रांसफर कर दिया, बुक्स में अब ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, और क्लोज इनकम समरी अकाउंट। अब आपको बताया था कि डिविडेंड अगर है, इनकम एक्सपेंस क्लोज हो गए, और लेकिन डिविडेंड अभी मौजूद है, इनको डायरेक्टली क्लोज करेंगे रिटेन अर्निंग्स में, रिटेन अर्निंग्स डेबिट तभी तो कम होगी ना, और डिविडेंड क्रेडिट, ठीक है, टू क्लोज डिविडेंड अकाउंट। इस तरह क्लोजिंग एंट्री कंप्लीट हो गई आपकी, समझ गए सब, क्लियर हुआ? फातिमा आपको क्लियर है? फातिमा आवाज सुनाई? यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, तो अब आपने देखो, अब ये एंट्री करने के बाद क्या हुआ कि आपकी अकाउंट्स में एक्सपेंस और रेवेन्यूज के अकाउंट जीरो हो गए, अब बुक्स में जीरो हो गया सब, और उसका नेट इफेक्ट ट्रांसफर कर दिया आपने रिटेन अर्निंग्स में, ठीक है। अब आपने कितना बड़ा काम किया, अब आपने क्या किया कि अभी आप ऑफिस में अपने को मौजूद बैठो कि यू आर सिटिंग इन द ऑफिस है, यू आर द मैनेजर अकाउंट्स है। अब आपने देखना है, अपने असिस्टेंट को बोलना है कि अब लेकर आओ मेरे पास एडजस्टेड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है, क्योंकि स्टाफ बैठा हुआ एंट्री के लिए नेक्स्ट ईयर की, ठीक है, अभी जनवरी चल रहा, ठीक है। अब आपने स्टाफ को बोला है कि आप पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस लाओ, ठीक है, इस एंट्री इन क्लोजिंग के बाद। अब वो पोस्ट क्लोजिंग में एक्सपेंस अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट तो आएंगे नहीं, ठीक है, इसलिए उसमें जीरो होगा तो शो भी नहीं होगा, ठीक है। अब वहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी के अकाउंट है, उनका समअप भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया, ठीक है, समझ गए। अभी समझो आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठे हो, ठीक है, आपके मैनेजर ने ऑर्डर किया नाउ कम विद द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस,
so that I can order to start entry for 2020. Okay, now you will prepare the post closing trial balance, यानी कि you will leave all revenue and expense account and dividend account. The rest you will show, and that must be equal on both sides. ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, उसी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से सारे रेवेन्यू एक्सपेंस को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो तो क्लोज हो चुके हैं, और एक एक को इनपुट किया, ये सब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है। ठीक है, उसी डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे सब कुछ शो कर दिया, क्योंकि लायबिलिटी और एसेट को तो नहीं क्लोज कर सकते ना। ये उसने ला के दिखाया आपको, और आपने देखा कि भाई देखो टोटल भी मिल रहा है, ये देखो रिटेन अर्निंग्स भी आ गया आपका, और यहाँ टोटल लिख दिया आपने। ठीक है, और देखा कि हाँ भाई इक्वल है। ठीक है, 210, और ये रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आपने कहाँ से लिया, ये ट्रायल बैलेंस से नहीं लिया, ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट से लिया, याद रखो है, ये रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट से लेना, ये सिवाय इसके बाकी सब आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से लेना। ठीक है, ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, और उसके बाद समअप किया, देखा समअप किया तो देखा हाँ भाई मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपने सारा काम सही किया, और नाउ यू कंप्लीटेड द एडजस्टेड ट्रायल पोस्ट, इसको लिखेंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, या आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, या लिखोगे मार्वेलस, उसी तरीके से वो कंपनी का नाम देंगे। ठीक है, सब चीजें, और यहाँ पर हमने दे दिया देखो मार्वेलस कंपनी। ये देखो मार्वेलस कंपनी, ये देखिए। ठीक है, अब तो आपको मास्टर हो जाना चाहिए। हाँ भाई, सबको क्लियर, सारे इसके हमने ABCDEFG सब करा दिया आपको। एनी क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? भाई एनी क्वेश्चन बोले भाई। फवाद? नो सर। चलो, और मिस्टर क्या नाम है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है, आई थिंक नाउ यू कैन वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कैन यू वर्क? देखो मैंने आपको जो समझाता हूं मैं, आई वर्क in accounts department 29 years. I worked in accounts department 29 years in different industries and teaching for the last 15 years. ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच से, राइट। ये सब चीजें इसीलिए मैं आपको से प्रैक्टिकल से मिलाता हूँ आपको। ठीक है, आप जब एक चीज सीख रहे हो तो यू शुड बी कैपेबल टू, अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क समवेयर। ठीक है, तो आपको ये इस लिहाज से लेक्चर को लो कि आप क्लास में से इतना लर्न करो कि यू कैन टीच ए लेवल ओ लेवल स्टूडेंट्स प्लस बीकॉम इंटर कॉमर्स प्लस गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन। सारी अप्रोच से आप चलो। ठीक है, तो आई होप कि आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी इंशाल्लाह, अब मैं समझता हूं कि आपको सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड अकाउंट साइकिल, तो ये सब कुछ क्लियर हो गया ना सबको। अब कुछ और आप कोई एक्सरसाइज करना चाह रहे हो या फिर मर्चेंडाइजिंग बिजनेस पे चले हम नेक्स्ट क्लास से? हाँ भाई सीआर सर, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारे लिए बेहतर होगा आई थिंक सो दैट। अच्छा चलो फिर देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है, ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं। और एक क्विज जो मैंने आपको कराया वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्विज जो है, जितने भी क्विजेस करा रहे हैं, मैंने बताया आपको 10 क्विजेस भी हम कराएंगे। ठीक है, यानी कि 100 क्विजेस क्वेश्चंस होंगे, इन सबको आपने समझना है। आप फौरन लिंक अप करोगे। ठीक है, देखो एक मैं एडवाइस करूंगा, मेरी बात को जरा गौर से सुनो, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। कि जो चीज
मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन जो कराए ना, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन कराए। अब इनका आपका प्रिंट आउट, इनके क्वेश्चंस, इनका सोल्यूशन आपकी फाइल में मौजूद होना चाहिए। मैं सीआर को सेंड करता हूँ, आप लोग इसका प्रिंट आउट निकालो, फाइल रखो और क्वेश्चन खुद सॉल्व करो और फिर अपने सोल्यूशन से मैच करो। है, इसी सवाल को अकाउंटिंग ऐसे ही आती है। आप क्वेश्चन लेके बैठ जाओ कि मैंने अभी ये क्वेश्चन जो मैंने टीचर ने कराया, आपको सर ने कराया, उसको सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन से मैच करो, फिर आप एग्जाम में कर सकोगे। याद रखो मेरी बात, समझ गए? सुन रहे हैं मेरी बात? ठीक है? यस सर। तो एग्जाम में सारी चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, मुझे रात में जरा रिमाइंड कर देना, ठीक है? सीआर से मैं मुखातिब हूँ कि ये हैंड आउट जो है मैं इशा के बाद इंशाल्लाह भेजूंगा। ये जो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, ठीक है, सारे क्वेश्चंस और उसका जो राइट अप था वो मैं पहले ही भेज चुका हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल्स का जो चैप्टर 3 4 5 है, बाकी जो मैंने पढ़ाया है आज में और कल में, तो आई विल सेंड यू आफ्टर इशा नमाज। ठीक है, एंड अगर मैं 9 साढ़े 9 बजे तक 10 बजे तक नहीं भेजता हूँ तो मुझे रिमाइंड कर देना। सीआर से मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। ठीक है, आप लोग मुझे रिमाइंड कर देना। 10 बजे तक अगर नहीं भेजा तो मुझे रिमाइंड कर देना, ताकि मैं फिर आपको आज ही भेज दूं। और फिर जिस आप लोग ने प्रिंट आउट सिर्फ ग्रुप में नहीं भेजना है, ठीक है, आप अपने दोस्तों को जो आपके पास ईमेल वगैरह है उस पर भी भेज दो, ताकि आप लोग प्रिंट आउट लो, एक फाइल मेंटेन करो अगर पास होना चाहते हो। ठीक है, वो ये इसकी आपकी क्लास और इसके नोट्स आपको पास करने के लिए एनफ होंगे, ये याद रखो। ठीक है, लेकिन आपके पास सारी चीजें फाइल में होनी चाहिए मौजूद। एक बुक बनाओ, बुक, और खुद सॉल्व करोगे और फिर इसको मैच करोगे मेरे सोल्यूशन से। ठीक है, सही है? सर सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या कह रहे हो? हेलो। हाँ, एक मैं पूछ रहा था कि ये जो मेरे लेक्चर हैं ये उस पे पोर्टल पे भी आ रहे हैं ना सब? हाँ रिमशा, ये अपना सीआर बताएं, ये पोर्टल पे भी मौजूद है ना? आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने सर आ रहे हैं सारे। ठीक है ठीक है ठीक है, आज का भी ये सब आ जाएगा, क्योंकि वो बता भी रहे थे सर के पिफा के मैनेजमेंट के हमने पोर्टल पे लोड कर दिया है। ठीक है, उससे भी आप फायदा उठाओगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम एंड करें क्लास को। मजा आया क्लास में? मेरा सवाल है सर एक। यस सर, बहुत मजा आया आज। Have you all enjoyed and learned in the class? Yes sir. Okay, फिर अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें आप लोग। सर हमारी तो सुन लें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर जी एक क्वेश्चन था, मैं कुछ पूछना चाह रहा था। जल्दी से बोलो। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमने कोई बुक तो ली नहीं है, तो कंफर्म है कि पेपर इसी में से आएगा जो आप हमें स्टडी करवा रहे हैं? इंशाल्लाह, लेकिन आप बुक, आपको मैंने बुक लेने को तो मना नहीं किया, बुक भी मैंने आपको बताई हुई है कौन सी बुक लो। सर मैं आज बुक लेने के लिए गया था, लेकिन मुझे जो है ना 17 एडिशन बुक नहीं मिल रही थी। वो कह रहे ये पुरानी बुक है तो बहुत मुश्किल से ही मिलेगी, अगर किसी से मिलेगी तो। 17 तो होगी यार, उससे आगे की आ गई किताब। आप कहाँ, लाहौर में रहते हो, किधर रहते हो? सर मैं लाहौर में रहता हूँ। यार लाहौर का तो उर्दू बाजार कराची के उर्दू बाजार से कहीं आगे है। मैं लाहौर में 5 साल रहा हूँ, तो आप उर्दू बाजार जाओगे तो आपको 100% किताब मिल जाएगी। नहीं सर, सर इंशाल्लाह मैं कल फिर ट्राई करूंगा। मैं फिर उर्दू बाजार आपको जाना होगा, ये बता दूं मैं। उर्दू बाजार लाहौर का ऐसा है कि उससे अच्छा बाजार कोई भी नहीं है, मतलब लाहौर के उर्दू बाजार के टक्कर में। नहीं सर, मिल गई थी 17 एडिशन, बहुत इजीली मिल गई थी। क्या है 17 एडिशन? मिल गई थी। मिल गई, देखो इनको मिल गई, ठीक है, आप कह रहे हो नहीं मिल रही है, वो आपको 17 एडिशन भी लो। मुल्तान में नहीं है, मुल्तान में भी नहीं मिली सर बुक, ये ना आईसीएमए को डील कर रही है ना बुक शॉप्स, वहां पे गया था लेकिन उनके पास नहीं थी। वो कह रहे थे हमारे पास अप टू डेट चलती रहती हैं, जो पुरानी होती हैं वो हम जो है ना रिकवर कर देते हैं, वो नहीं रखते हैं। बता रहा हूँ। अच्छा दूसरे ये सर इंशाल्लाह सर मैं नंबर 2 देखो, ये किताब आपकी इतनी बेनिफिशियल है कि यही बुक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब पढ़ोगे ना उसमें भी ये काम आएगी किताब। ये जो ऑथर है ना, इसको कहते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। ये ऑथर जो है
क्योंकि इसका ऑथर इससे पहले था मेक्स एंड मेक्स, ठीक है। मेक्स एंड मेक्स के बाद इसके जो है बच्चों ने किताब ये निकाली है इस नाम से ना। पहले ये आती थी मेक्स एंड मेक्स के नाम से। इनके बाप ने जो किताब थी उसको मानते थे, मेक्स एंड मेक्स को फादर ऑफ अकाउंटिंग उसको कहा जाता था, ठीक है। उसी के बच्चों ने ये किताब निकाली। मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बुक आपको भेजी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक और वेरी यूजफुल बुक, बहुत अच्छी किताब है ये किताब भी ले लो और साथ साथ मेरे नोट्स आपके लिए एनफ होंगे और किताब आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी काम आएगी, ठीक है। ये किताब ज़ाया नहीं जाएगी, तो 300-400 की किताब है। ओके सर ये एमसीक्यूज टाइप भी थोड़ा सा ना ले लिया करें, जैसे आज आपने किया है ना, थोड़ा सा वो मटेरियल भी शेयर कर दें, क्योंकि पैटर्न जो है पेपर का वो एमसीक्यूज टाइप है ना। शेयर करूंगा ना, मैंने आपको बताया ना आज के लेक्चर में वो एमसीक्यूज भी आ गया ना, वो भी शेयर होगा आपको। सर ये जिसमें क्लास का आता है ना, इस ग्रुप में काइंडली शेयर करवा दिया करें। ये पीफा का है बिजनेस अकाउंटिंग का ना, ये अपना बेसिक अकाउंटिंग का ग्रुप है ना, उसके अंदर काइंडली करवा दिया करें, क्योंकि वो पीफा ने खुद क्रिएट किया हुआ है। ये सीआर आप ग्रुप में भी सेंड करें, दोनों ग्रुप, 2 ग्रुप बनाए हुए ना, एक ऑफिशियल ग्रुप है और एक स्टूडेंट ने बनाया, ठीक है। दोनों में सेंड कर दिया करें, ठीक है। मैं सीआर को सेंड करता हूँ, ये मैंने प्रैक्टिस रखी है। सीआर जो है वो फिर ग्रुप में सेंड कर देते हैं ना। और अगर सर उन ग्रुप में सर सिर्फ एडमिन ही शेयर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता ना, वो जो ग्रुप पीफा ने बनाया है। चलो देखता हूँ मैं। सर वो फाइल आप मुझे सेंड कर दिया करें, मैं शेयर कर दिया करूंगा सर उसको, ठीक है। वो ग्रुप जो है, जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है, वो जो है जो सीआर ने ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप में सब रजिस्टर्ड है ना स्टूडेंट। यस सर। सर उसमें सीआर और दूसरे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। जो ऑफिशियल का ग्रुप है उसमें सिर्फ या आपको अलाउड है या मुझे अलाउड है, तो या तो आप कर दिया करें या मुझे बता दिया करें, मैं उस पर अपलोड कर दिया करें ना, ठीक है। मैं आपको कर देता हूँ, फिर इसीलिए करता हूँ कि आप उसको सेंड कर दोगे। चलिए ठीक है सर, मुझे कर दीजिए। अच्छा सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पीफा की तरफ से मैसेज आ रहा है कि कोर्स की जो एग्जामिनेशन फीस है वो पे करते हैं। सर ये हमारे लिए या जो पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? क्या है मैसेज आया? सर पीफा का मैसेज आया था कि फीस जो है ना 3000 रुपीज पर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन फी। अब ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपके जो है मैनेजमेंट से आप पूछोगे, वहाँ के एग्जामिनेशन से इसके बारे में पता किया था सर। वो रिपीटर्स के लिए हमने फोन किया था, वो रिपीटर्स के लिए जिन्होंने पहले कोचिंग ली हुई है ना, उनके लिए वो आपको गलती से आपको मैसेज हो गया, मैसेज कर दो या वो वहाँ फोन कर लो पिफा में, तो वो आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं कि ये किस ईयर की है क्या है, ठीक है। वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो आपको इस बारे में सही गाइड कर सकती है। ओके सर, अल्लाह हाफिज फिर है।